बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मलिक आपके साथ। ये वो सुबह नौ का आगाज़, एक और नई सुबह, एक और नया आगाज़, एक और नया दिन, एक और नई बात। और बात ज़बरदस्त उस वक्त होती है जब हम कोई ऐसी बात जाने, किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जाने जिनकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल कैसे हुई। और आज हम जो है स्पेशली मियां शकूर साहब ने हमें जो है कल कॉल करके कहा भी था कि कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी सामने लाई जाए, कोई ऐसे हिडन लोगों को सामने लेकर आए जिनकी वाकई कामयाबी के बारे में सुनकर और इतने मुश्किल हालात और बुरे हालात में अपने आप को इस तरह से कामयाब बनाना बहुत बड़ी बात है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ एक मौजूद है, जावेद शहजाद, जिन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी के लिए बड़ी स्ट्रगल की, जिनके वालिदैन उनसे बिछड़ गए बचपन में ही। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी आगे की ज़िंदगी जो है अपनी नानी और अपने मामू के साथ गुजारी, जिनके अपने हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रगल से अपने उनकी फैमिली वाले जो उनके मामू उनकी नानी, उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की और किस तरह से आज ये एक कामयाब ऑफिसर बन गए हैं, CSP ऑफिसर बन गए हैं। और इसकी ये जो कामयाबी है, हम कहते हैं ना लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं, जी हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जी हम ये है वो है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, आगे कामयाबी की तरफ कैसे जाएं, पैसों की कमी है। तो ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जिनके बारे में जानकर ये मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से कम वसाइल से भी आप अपने आप को किस तरह से एक अच्छा, ज़बरदस्त और एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। ये हमारे लाइफ के लिए बड़ा जानना ज़रूरी है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को लोग पढ़ते भी हैं और हम आज जो है एक खुली किताब आपके सामने भी पेश करेंगे उनकी अपनी लाइफ के बारे में, वो आपसे ख़ुद बात करेंगे। और साथ ही जो है आज जो है जिस तरह आप जानते हैं जुम्मतुल मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं जो हैं वो जारी रहेंगी। और फर्स्ट जो है वो मंडे को है, 1 अगस्त, और हम 1 अगस्त से ही जो है सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे आज़ादिया पाकिस्तान के लिए। और पूरा महीना ये सेलिब्रेशन इंशाल्लाह जारी रहेगी, आपका भी साथ हमारे साथ रहेगा। और फिर वही बात आती है कि मोटिवेशन की बात आती है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए भी, जो घर पर ख़वातीन हैं, जो मर्द हजरात बाहर अपने काम के लिए जा रहे हैं, हर जगह अपनी अपनी जगह पर पाकिस्तान के लिए जो सोचना, पाकिस्तान के लिए काम करना, यही आगे अपने मुल्क को लेकर जाने वाली बात है। और आज से सक्सेस स्टोरी जो ये हमारे साथ आज मौजूद होगी जावेद साहब की, ये वो लोग होते हैं जो हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जो बच्चा, जो शख्स जो अपनी अपनी जगह पर कामयाबी हासिल कर रहा है, वो उसका नाम पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये सेलिब्रेशन हम इंशाल्लाह 1 अगस्त से जो है वो शुरू भी करेंगे। और आज भी हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए बात करेंगे और अपने पाकिस्तान के लिए हमने कहाँ कहाँ क्या क्या कंट्रीब्यूशन देना है, ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ बात कर देने से, सेलिब्रेट करने से, सेलिब्रेशन वो होती, कहते हैं ना कि जो चीज़ अमलन अपनी ज़िंदगी में लेकर आई जाए। आप जिस जिस राह से गुजरे वहाँ पर ये सोचें कि अमलन हमने जो है अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, प्रैक्टिकली हमें अपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। फर्स्ट हाफ के हवाले से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको हम दावत देते हैं। सबसे पहले तो मैं इख्तियार बेग साहब को दावत दूंगी कि वो तशरीफ लाए। साथ ही खेलदार साहब हमारे साथ हैं, मॉनिटरिंग विंग जनरल सेक्रेटरी, PML नून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हैव सीट। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है हम क्योंकि आज़ादी का दिन जो है वो करीब है और हम उसे सेलिब्रेट करते हैं हमेशा। और तो सबसे पहले तो बात करेंगे अपने पाकिस्तान के हवाले से कि हमें हमेशा जो है सेलिब्रेशंस को बहुत ज़्यादा करना भी चाहिए। सेलिब्रेशन और स्पेशली जब हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, ये सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। स्कूल से लेकर ऑफिसेस भी, इवन आप लोग बिजनेस कम्युनिटी हैं, आप जो है पॉलिटिक्स में हैं, तो हर शोबे में जो है सेलिब्रेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को, अमलन भी इसको जो है सामने लेकर आए, ताकि लोगों को प्रैक्टिकली भी नजर आए कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने नाज़िया। हर यौम आज़ादी को हमें तजदीद अहद वफ़ा करना चाहिए इस मुल्क के साथ, कि एक नए टारगेट्स आगे हम सेट करें और पूरी कौम लग जाए उसको अचीव करने के लिए। और फिर जब नया यौम आज़ादी आए तो देखें कि हमने उसमें से कितना अचीव किया या कितना रह गए। जहाँ तक सेलिब्रेशन का है, ये मैंने देखा है कि जो जोश, जो जज्बा, जो खरोश आजकल नज़र आता है नौजवानों में और पाकिस्तानियों में, वो मैंने पहले नहीं देखा। हम अपनी पूरी जो बिल्डिंगें हमारी वो पूरा पाकिस्तानी परचम से छुपी हुई होती हैं
और 5 अरब रुपए के झंडे कपड़े के और कागज़ों के जो हैं वो बिके थे पिछली बार। 5 अरब एक बहुत बड़ी रकम होती है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दिल से जज्बे से बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से वो लेकर आए। तो जिंदा कौमें यही होती हैं कि जो अपने यौम आज़ादी को बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिकली भी, और प्रैक्टिकली मेरा एक ही आज एक मैसेज है। सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो हम एक रिजॉल्व के तौर पे सब वादा करें कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, उसमें कोई रुकावट नहीं आने देनी। पूरी कौम का वो मंसूबा है, ये गेम चेंजर है, ये पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा और इंशाल्लाह हर यौम आज़ादी को हमें देखना चाहिए कि उसमें से हमने कितना हासिल किया। बिल्कुल जी, आपकी तरफ आती हूँ मैं, लेकिन हमारे साथ खालिद साहब हैं, हमारे बहुत ही अहम कहेंगे, हमारे साथी हैं, हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं। हम कॉलर तो कहते नहीं, हमारे साथी हैं असल में। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपके और आपकी टीम के जो होते हैं जज्बात, और हम वाकई में आप अपने आप को कॉलर नहीं समझते बल्कि आपका हिस्सा समझते हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परसों मैंने एक रिक्वेस्ट की थी एक कौमी कराने की, और वो आप लोगों ने पूरी की। और उस दिन क्योंकि कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर का भी जो शहादत था, तो उस वजह से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि उन लोगों को ट्रिब्यूट मिले। दूसरी बात ये कि मैं आपके टॉपिक से एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल कीजिएगा। जी कल एक पाकिस्तानी जुल्फ़िकार अली को हैंग किया जाना था। जी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट की कोशिशों से, लोगों की दुआओं से वो बच गया। जी शुक्र है वो बच गए, अल्लाह उनको जिंदगी दे। लेकिन एक जो मुझे उसमें चीज ने बहुत मायूस किया वो ये थी कि बहुत सारे चैनल्स जो थे वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे कि उसको फांसी दे दी गई, और दिखा रहे थे कि जी सड़कों पे लोग निकल के एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी उनको फायरिंग स्क्वाड के जरिए उड़ाया गया और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरा भी दिल इतना खराब हुआ, इतना एक इंसान का दिल बोझल हो जाता है इस किस्म का सुन करके। मैंने टीवी बंद कर दिया, और आज जब मैंने सुबह देखा कि जी अल्लाह ने उसको दूसरी जिंदगी दी, लोगों की दुआएं, तो ये बात जो है मेरे दिल को बहुत वो लगी कि मतलब इस कदर इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग कि आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट को, उनके इदारों को कि जनाब बचाया नहीं गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरे आपके तवासत से मीडिया को ये चाहिए कि इस किस्म की खबर देने से पहले उसको कंफर्म कर। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ी खबर है। फैमिली पे क्या गुजरी, हम बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल जैसे यकीन माने, इंडोनेशिया एक दोस्त मुल्क है, हमारे दिल में नफरत पैदा हुआ है, वेरी फ्रैंक, हमारे दिल में नफरत पैदा हुई कि बीमार आदमी को फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दिया गया, जबकि सुबह खबर फर्क थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास ये बिल्कुल खबर भी है और मीडिया के रोल पर भी हम बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज भी हमारा यही इरादा था कि इस पर हम बिल्कुल डेफिनेटली हमें बात करेंगे और इस पर बात भी करते हैं। अच्छा, एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं मुर्तज़ा? अल्लाह का करम है। सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिपेंडेंस डे अभी आया भी नहीं है और आपने माशाल्लाह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की अलामत है कि हमने उस दिन को मनाने के लिए, हालांकि 14 to 16 डेज बाकी हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दी है। और मैं खुद भी एक अच्छा पाकिस्तानी इसलिए कहूँगा कि मैं तहे दिल से पाकिस्तान के परचम की बड़ा एहतराम करता हूँ, और 1 अगस्त से लेकर के तकरीबन अगस्त के महीने तक मैं भी खुद इसको लहरा करके ये करता हूँ कि यार हम भी इस कायदे आज़म के उस पाकिस्तान के साथ हैं जिन्होंने कुर्बानी दी और मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, और ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में जितने लोग आए हैं यकीनन उनकी बुजुर्गों ने ऐसी कुर्बानी दी है कि जिसकी वजह से आज हम एक आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें यूनाइट होकर के आपस में एक दूसरे की नफरतों को भुला करके एक झंडे के तले एक बहस से करना, एक होने वाली जो बात कहते हैं वो वही बात है। प्रैक्टिकली जब बात करते हैं, एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान का अपना प्यारा परचम जो है अपनी गाड़ियों पे भी लगा कर हम घूम रहे होते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब आप परचम लगा कर आप जा रहे हैं कहीं पर और आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो वही जो प्रैक्टिकल बात मैंने कही है ना, आप उस प्रैक्टिकलिटी से आप हट गए हैं। तो आपने इसको जो अमलन अपनी ज़िंदगी पे भी लेकर आना है कि आप किस तरह से अपने पाकिस्तान का आपने ख्याल रखना है और कहाँ कहाँ पर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं। जी, आपकी तरफ आती हूँ। मैं समझता हूँ आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। जैसे हमने हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल की
तो ये दिन सारे पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं। हमारी जो मिनॉरिटी जो हम हैं वो भी इस दिन को बड़े इंतज़ार होता है हमें 14 अगस्त का, कि 14 अगस्त का महीना आएगा, अगस्त का महीना हम झंडा लगाएंगे घर पे, गाड़ी पे। अमूमन तो आदमी नहीं लगा सकता, आम आदमी एक, तो ये एक बड़ा इंतज़ार होता है। और दूसरी बात, ये हमारी जो नवाज लीग की जब से कायद वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारी हुकूमत संभाली है, तो हमने हमारी हुकूमत ने मिनॉरिटी डे 11 अगस्त को जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो स्पीच थी वो भी हम मिनॉरिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ये भी एक 14 अगस्त का एक हिस्सा होता है। तो हमें भी एक मौका मिला है कि हम अपना मखसूस दिन एक मना रहे हैं 11 अगस्त को, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का फ़लसफ़ा था, जो उसकी स्पीच थी, जो उन्होंने मिनॉरिटी के लिए जो बातें की। तो हमें भी बड़ा इंतज़ार था। हम भी लास्ट ईयर प्रेसिडेंट हाउस में सदर पाकिस्तान ने ये दिन सेलिब्रेट किया 11 अगस्त को। 14 अगस्त को पूरा मुल्क हम सब एक होते हैं, एक झंडे के ऊपर। हमें ये कोई तफरीक नहीं होती कि ये मेजॉरिटी है मिनॉरिटी है, हम सब पाकिस्तानी हैं। और हम मैसेज भी ये देना चाहते हैं कि जो हम पाकिस्तान के जो मिनॉरिटी है वो हमें फील होता है कि हम एक सुख का सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। और हम भी जब अपने साथ देखते हैं, हमारे साथ कोलीग्स हैं, कहीं पर भी ये फील जो है कभी भी नहीं आई कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। हमेशा जो है इक्वालिटी की बात है, हमेशा जो है हम यही देख रहे होते हैं कि हम इस चीज़ को कभी फील नहीं करते। जबकि हम, और अगर ममालिक अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है नोटिस किया जाता है। जहाँ पर मुसलमानों की बात आती है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जो है हर तरह के एलिगेशंस होते हैं। बात को कंटिन्यू करूँगा, लास्ट ईयर बेग साहब ने कहा कि बड़ी तादाद में इसकी परचेजिंग हुई हमारे कौमी झंडे की, और जो इतना सारा लोगों ने सेलिब्रेट किया, उसकी वजह ये है कि हमने हमारी पाक आर्मी ने जो ज़रबे अज़ब से हमारे दहशतगर्दी से जो हमें आज़ादी दिलाई है, तो उसकी भी वजह हुई। कराची टारगेट ऑपरेशन थी, वो भी एक वजह बनी है कि हम अपना सुख का सांस लिया। और ज़्यादा खुशी जब होती है मुझे तो बहुत ज़्यादा कि जब उन जगहों पे परचम लहराया जाता है जहाँ पे दहशतगर्दी थी और पहले परचम लहराया नहीं जा सका। सवात में जब परचम स्कूलों पे लहराए गए, फाटा वज़ीरिस्तान में सफाई करके ऑपरेशन ज़रबे-अज़ब से वहाँ झंडे लहराए गए, तो उसकी तो फिर एक और खुशी होती है। बिल्कुल जी। खबरों की जाने बातें, सबसे पहली खबर मैं पढ़ती हूँ। सिंध के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। MKM का गैर जानिबदार रहने का फैसला। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चेंज है। ये सिर्फ किसी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो नहीं बदलना, बल्कि कैप्टन है जो उसको टीम का बदला जा रहा है। और जब कैप्टन बदलेगा तो टीम में भी तब्दीली यकीनन आएंगी। हमारी यही दुआ भी है, उम्मीद भी है कि वो लोग आएँ जो करप्ट ना हों, जो कॉम्पिटेंट हों, मेरिट पे लोग आएँ। और अब आने वाले वक्त जो भी रह गया 2 साल का, उसमें डिलीवरी हो। इलेक्शन में जाना है हमने, तो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आजकल वोट पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला था। बिलावल साहब जब आई थे तो उनकी प्री रिक्विजिट थी को अपनी टीम लाना चाहते हैं, पिछली टीम को चेंज करना चाहते हैं। उसमें टाइम ज़रूर लगा क्योंकि उन्होंने भी कहा कि एक बहुत बड़ा फैसला था हमारे लिए कैमली साहब को हटाने का। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला हो गया और आज इंशाल्लाह 86 वोट हमें पीपल्स पार्टी को मिलने हैं, जो ईजिली मिल जाएंगे। और MQM ने बाइकआउट करा है। जो PTI है वो 3 वोट हैं उनके, वो एक टोकन पार्टिसिपेशन कर रही है। लेकिन ये अच्छी जमहूरी एक रवायत है कि जिसमें नया वज़ीर आला आएगा, चेंज ऑफ कमांड होगा, नया कैप्टन आएगा। लेकिन कैप्टन उसी वक्त कामयाब होता है जब पूरी टीम उसके हिसाब से हो। नई टीम में मेरी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि कॉम्पिटेंट लोग हों, क्लीन लोग हों और पार्टी का एक नया फेस सामने आए। जी, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये एक पीपल्स पार्टी का फैसला है, उसका जमहूरी हक है। और एक पार्टी जो डिसीजन करती है अपने हिसाब से, और आज इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबात होंगे, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं सिंध के। तो मैं चाहता हूँ कि चेहरों से ज़्यादा हमें ज़रूरत जो सिंध को है वो गवर्नेंस की है। जो इस वक्त जो सिंध के हालात हैं या सिंध की जो ओवरऑल जो गवर्नेंस रही है, जो सूरत हाल है, हम सब सिंध के लोग वो भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह से हमें उम्मीद है और
उसकी भी जिम्मेवारी है। ये नहीं हो कल के लोग चेहरा बदल गया, हम वहीं के वहीं हैं, अवाम सिंध की वहीं पे वहीं है, सिंध की सड़कें ख़राब है, कराची में गंदगी है, टनो मोहम्मद खान में गंदगी है। तो मतलब ओवरऑल गवर्नेंस जब बेहतर होगी तो तभी उसका समर उसके इस फैसले का हमें आएगा। जैसे बेग साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो साहब, मैं समझता हूँ इसकी जो गवर्नेंस या उसकी जो कारकर्दगी है ये बिलावल भुट्टो के खाते में आनी है कि ये बेहतरी होती है या क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। कल उसकी उसका मुस्तकबल जो है बिलावल भुट्टो से भी डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ मुराद अली शाह पे बड़ी जिम्मेवारी है। कायम अली शाह साहब भी एक बुजुर्ग मतलब रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने अपना 8 साल मुराद अली शाह बड़े काबिल हैं। उन्होंने एनडी यूनिवर्सिटी से किया, फिर स्टैनफोर्ड से मास्टर करा है, और वाली साहब उनके चीफ मिनिस्टर थे 10 साल से। वो हमारे CEC में पार्टी के मेंबर भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोगों के तवक्कात पे पूरा उतरेंगे। लेकिन बस वही बात है कि प्रैक्टिकली आगे जो है वो फ्री हैंड उन्हें दिया जाए। प्रैक्टिकल की शुरू की ना जरूरत से बस इनको प्रैक्टिकली यहाँ पर भी यही वाला इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगली खबर की जाने बातें, इक्तिसादी राहदारी की सिक्योरिटी कौमी जिम्मेदारी है, दहशत गर्दी, जराइम, करप्शन का गठजोड़ तोड़ेंगे, आर्मी चीफ का ये बयान है। लेकिन हम पहले जो है मिसेस सूफी से बात करते, फिर मैं इस खबर की जाने आती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से, और बिल्कुल दुरुस्त बात है बेटा। हमारी तो यही दुआ है कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। और बहुत अच्छी रिवायत है PTV न्यूज़ की तो हमेशा से, और 14 अगस्त की तैयारियां अभी से नजर आ रही हैं। तजदीद अहद वफा जो है उसकी ज़रूरत है। और जो आप वाला पॉइंट है बेटा कि आपको अमली तौर पर जो आपके प्रैक्टिकल इकदामात हैं, जैसे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का भी बड़ा अच्छा बयान आया है रिगार्डिंग इक्तिसादी राहदारी। बिकॉज बेटा दुनिया में जो मनफी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में तरक्की हो, तो हमें इसकी तामीर के लिए भी एक होना पड़ेगा और उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमें इस परचम के साए तले मिलकर मुत्तहिद होकर, ताकि इससे पूरे पाकिस्तान को तरक्की और फायदा पहुंचे। और उसमें बेटा आप ये देखें कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो विजन लेस होते हैं। जमहूरियत वो रास्ता है जिससे दुनिया में कौमों ने तरक्की पाई, और हम भी इसको अपना सकते हैं। और इसको मुकम्मल करने के लिए कुछ लवाजमात की जरूरत होती है। कई विजन लेस सियासतदान बयान दे देते हैं, X से, Y से, Z से जमहूरियत को खतरा है। नहीं, जितने बेशऊर अवाम होंगे, अगर आपके पास तालीम नहीं, आपके पास तरबियत नहीं, आपके पास अपने मफादात से बालातर होकर यकजा होने की सलाहियत नहीं, तो इस चीज से जमहूरियत को खतरा होता है। अब आप देखिए कि हमारी जो पाक फौज है, इसकी अजमत को सलाम, अपने दायरा कार में रहते हुए अपनी काबिलियत को, कैपेसिटी टू द फुलेस्ट को इस्तेमाल करते हुए और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना करते हुए, जमहूरियत को सपोर्ट करते हुए एक खूबसूरती से अपना रोल अदा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तुर्की में आपको चीज नजर आई, उसकी वजह भी यही है कि उनकी जो सोच है, अवाम की सोच और थी, और जो आपकी फौज की उनकी सोच थी वो अलग थी। और उसमें सिर्फ एक मिस्टेक हमें नजर आती है, और वो ये है कि अगर इस कू के बाद, इस नाकाम कोशिश के बाद अगर आम माफी का ऐलान कर दिया जाता, बिकॉज आप अपने इदारों के बगैर। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कंटिन्यू करते हैं जी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओनरशिप ली है जनरल राही शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि इसको हम हर हालात में पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, और ये मुल्क का कौमी मंसूबा है। ये अपनी नेशनल लिबरेशन पार्टी की जो यौम तासीस था 1927 में ये बनी थी। 1 अगस्त यौम तासीस होता है, और उसमें तमाम ममालिक के मिलिट्री अताशीज़ और फ़ौज के आला अफराज थे। उसमें एम्बेसडर भी थे चाइना के, और जनरल राही शरीफ ने वहाँ ये स्टेटमेंट दिया है। इसको हम एक ओनरशिप स्टेटमेंट कहते हैं कि आपने उसकी मालकाना जिम्मेदारी ली है कि ये हमारा कौमी मंसूबा है, और इस हर हाल में पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। मैंने जब आपसे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की बात करी तो मैंने उसको जोड़ा था नेशनल। ये CPAC वो मंसूबा जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम सियासी जमातें, अस्करी और सिविल क़यादत, इसमें हम एक हैं। बिजनेस कम्युनिटी भी इसमें एक है। उनकी एक बहुत हाई पावर्ड मीटिंग है CPAC की, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरे, मैं भी उसमें मेंबर हूँ। हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी भी जान लड़ाई हुई है कि इसमें जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो किसी तरह से जल्द हों और वो
पाए तकमील तक पहुंचे और कामयाब रहें, क्योंकि सी पैक जो है पूरे दुनिया की मेन ट्रेड जो है फिर गवादर के थ्रू जाएगी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, और उसमें तकरीबन 40% कॉस्ट कम हो जाएगी अगर गवादर से जाती, टाइम उसका 1/3 रह जाएगा। तो ये एक दुनिया में रेवोल्यूशन है, और वो पाकिस्तान, तो ये गेम चेंजर पाकिस्तान का नहीं है बल्कि ये गेम चेंजर दुनिया का है, खित्ते का है। और हम खुश नसीब हैं कि चाइना जैसा दोस्त मिला है और वो हमारे थ्रू इसको रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए इसको तकमील करना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, जहाँ पर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कोशिश अपनी जो है वो मुल्क दुश्मन नासिर जो पाकिस्तान में है, हमारे पड़ोसी मुल्क नहीं हो नहीं सकेगा। हाँ। कोई नेगेटिविटी हमें जो है इस तरह से नहीं, इंशाल्लाह ये पाए तक पहुंचेगा, बिल्कुल कामयाब होगा। जी आपकी तरफ आते हैं। मैं समझता हूँ ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब से ये हुकूमत संभाली, पहला दौरा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जो चीन गए थे, वरना किसी और कंट्री में जाते थे, तो उनका विज़न भी है। और मैं समझता हूँ ये फर्स्ट टाइम है कि हम कोई कर्जा नहीं ले रहे हैं, ये हमें इन्वेस्ट हो रही है और उसमें हमारा कुछ नहीं जाना है। हमें एक बड़ा पैकेज पाकिस्तान के लिए है ये। मैं समझता हूँ इसमें जब ये फैसला हुआ था तमाम पार्टियाँ, बिज़नेस कम्युनिटी, सबको एतमाद में लेके ये मंसूबा स्टार्ट किया गया था। और जब सिक्योरिटी की बात आई तो जब भी हमारी सिक्योरिटी पे कोई बात होती तो ज़ाहिर आर्मी उसके लिए हमेशा चौकस रही है, और इस मंसूबे को एक बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वो राइल शरीफ साहब ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ ये हम पाया तकमील तभी पहुँचेंगे जब हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हम जो मंसूबा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये इससे पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली का जो दौर शुरू होना है, इसका आवाम को मतलब खित्ते को बड़ा एक फ़ायदा होना है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मंसूबा है, और सी पैक का जो हम सब पाकिस्तान 19 करोड़ पाकिस्तानियों की ये दिलो जान से इसमें बिल्कुल जी। आम पाकिस्तानी से भी जब आप पूछेंगे तो वाकई हर एक के लिए ये फ्यूचरिस्टिक है, हर कोई अपने फ्यूचर के लिए भी इसमें देख रहा है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जमाल मुस्तफ़ा हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे इजाजत दें, आज पहले मैं इख्तियार बेग साहब को कॉम्प्लीमेंट करूँ और साथ ही एक कंप्लेंट भी करूँगा। इनके एनालिसिस जो है सियासी और इकोनॉमी पे या और जिस चीज पे भी ये लिखते हैं माशाल्लाह इतने इल्यूमिनेटिंग होते हैं कि मैं इनका बहुत एडमायरर हूँ फॉर दैट मैटर। बड़े फ्रैंक और ऑनेस्ट इनके एनालिसिस होते हैं। बेशक थोड़ा सा आपको इनसे सियासी नजरिए पे इख्तलाफ हो जाए, लेकिन ही इज एक्सीलेंट, ही इज सो गुड। और मैं तो ये विश करूंगा अब सिंध में ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर अगर आए, और अगर सेंटर में भी आते जो नॉन पॉलिटिकल हो, ना जिनकी किसी से रिश्तेदारी हो, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पाकिस्तान के हर मामला जो है खराब होते हैं, तो बेहतर होता। लेकिन कंप्लेंट ये है कि इख्तियार बेग साहब एक जंग अखबार में जो कॉलम लिखते हैं वहाँ ईमेल एड्रेस देते हैं। इनको मेरे ख्याल में मैंने 10 दफा ईमेल दी हैं, बट ही हैज नेवर रिप्लाइड। तो ये मुझे इस चीज पे जवाब दे दूं, वो मेरा डायरेक्ट ईमेल नहीं है, वो जंग अखबार वाले ने पता नहीं क्यों एक कानून बनाया हुआ है कि वो अपना ईमेल दिया है और वो हमें ट्रांसमिट करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिलता। मेरा डायरेक्ट ईमेल है drbeg@dbegs.com। प्लीज मुझे दें। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि 1 घंटे में जवाब नहीं दिया। बहरहाल फिर भी मेरी कोताही है, मैं इसके लिए माजरत खाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच। और आगे हम अगली खबर की जानिब भी आते हैं, और वही इंडोनेशिया के हवाले से ही है कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तानी शहरी की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया, और इसमें इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जी देखिए, इस पे हमारे सरताज अजीज़ साहब ने इंडोनेशिया जाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, और वहाँ हमारे एम्बेसडर साहब ने कल सदर से मिलने के लिए दी हुई थी, तो हमने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था, और फाइनली अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के लोगों की दुआओं को कबूल किया और उसकी मौखिर कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता है कि मौखिर या माफ़, लेकिन माफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, होल्ड ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मौखिर कर दिया। बहरहाल इससे हमें टाइम मिल गया है कि हम अपने इश्यूज़ को उन तक पहुँचाएँ, उसको जाकर करें। और लेकिन ये है कि एक पाकिस्तानी है, और उस नाते से हम सब
बहुत परेशान थे। और ये मीडिया ने कल इसको बड़ा साहब ने बात की उसके हवाले से कि जो मीडिया ने जो इसके जो है इसमें ऐसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि जैसे गलत जो है वो न्यूज, एक आदमी हमारा पाकिस्तानी अगर वो लटकाया जा रहा है तो ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे हम पॉइंट स्कोरिंग करें या इसमें रेटिंग बढ़ाएं एक चैनल दूसरे चैनल के मुकाबले में। और फिर वही हुआ कि आपने एक तरफ करा, नाउमीद होके घर वाले चले गए हैं और वो उन्हें गाड़ियों में बैठते हुए दिखा रहे हैं और बाद में कहा कि माफ कर दिया। कोई भी बात हो सकती है और जिस तरह से फैमिली की बात कही है और बगैर कंफर्मेशन के। हाँ, तो यहाँ पे यही मैसेज है कि मीडिया के खुदारा बगैर ऑथेंटिक न्यूज़ के जब तक कंफर्मेशन ना हो आप अपने एम्बेसडर से बात कर लेते जो एक्सेसिबल थे। हमारी पूरा सफारत दिन रात खुला हुआ था इस मौजूद पे। इस पे सिर्फ और सिर्फ जो है उनसे कहना ही सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा रूल होना चाहिए कि गलत खबर वो भी इस किस्म की अगर दी जाए तो कुछ तो उन पे कुछ सजा हो। लोगों को बड़ी मायूसी हुई है। मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था तो मैं जब निकला तो यही था कि जी दे दी गई है, तो बहुत दिल परेशान था मेरा, दुखी था। और उसके बाद जब मैं वापस आया और मैंने लगाया तो वहाँ पे वो फायर वर्क टाइप का दिखा रहे थे, यानी खुशी का इजहार दिखा रहे थे। तो ये बड़ा तजाद है। और मीडिया को जो प्रोफेशनल मीडिया हमारा मैच्योर हो चुका है उसको ये सेफ नहीं देता कि इस तरह की बातें बगैर कंफर्म करे। देखिए लोगों में नफरत फैलाने वाली बात है, लोगों में जो है वो कोई भी इस वक्त कोई भी बयान आ सकते थे, हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, किसी फैमिली मेंबर के से कुछ बात हो सकती थी। पाकिस्तानी और इंडोनेशिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इस तरह की चीज़ों में फिर कोई भी रिएक्शन कोई बयान किसी भी जगह से आ सकता था जो शायद हार्मफुल होता। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को खुदारा ज़रा अपना कोड ऑफ कंडक्ट को रिव्यू करें और इस तरह की चीज़ें जब तक कंफर्म ना हो जाएं, इसको ब्रेकिंग न्यूज़ की तो ये न्यूज़ ही नहीं थी। जी बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ जंग में जो खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी इसमें बड़ी मुदाखलत की, उसने भी अपना रोल अदा किया और हमारी जो सफारती कोशिशें थी, कौम की दुआएं थी खुसूसन, तो ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए, एक गुड न्यूज़ है। तो बाकी रही बात मीडिया की, मैं समझता हूँ कि जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी कौमी मीडिया है तो उसकी इतना गैर जिम्मेवाराना मतलब अमल है या जो जिस तरह ये रिपोर्टिंग है तो इसको अगर लाइट लेते मतलब उसको जैसे बात कर लेते हैं हमारे एम्बेसडर से तो बात तो इतनी बड़ी नहीं होती, खामखा उसको इतना और एक दूसरे के मुकाबले में आकर वो ब्रेकिंग वहाँ से आ रही है। तो ये इस तरह का नहीं होने चाहिए, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल जी। अच्छा जी, इस पर हम कश्मीर की तरफ भी आते हैं और कश्मीर के जो है उधर मज़ालिम अभी तक जारी हैं। एक दो खबरें मैं ज़रा वो पढ़ देती हूँ। कश्मीर के बगैर भारत से जामा मुज़ाकरात नहीं हो सकते पाकिस्तान। और दूसरा है मकबूजा कश्मीर में झड़पें जारी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज हड़ताल और मार्च की कॉल दे दी। जी देखिए, अब ये अपरेजिंग में शिद्दत आ रही है और उसकी मेन वजह यह है कि मज़ालिम में भी उनकी तरफ से इजाफा हो रहा है। हमने तमाम सतहों पे इसको उठा रहे हैं और फेसबुक का जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि बड़े बड़े एक्टर्स की तस्वीरों को छर्रों से ज़ख्मी करके जो दिखाए, उसका बहुत मौसर इम्पैक्ट आया है पूरी दुनिया में और लोगों ने देखा है और फेसबुक वालों को भी जो मैसेजेस गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कश्मीर की कमेटी है जो मौलाना फजल रहमान जिसको हेड कर रहे हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट उनका किरदार मुझे इतना कोई मौसर नहीं नज़र आया। इसमें उनकी सतह के ऊपर कोई ऐसा इनिशिएटिव या ऐसे दौरे या ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस या OIC से या यूनाइटेड नेशन के ज़रिए या हमारे उन रेजोल्यूशन को जो हम कश्मीर के हक़ में पास हुए उन पर अमल दरामद के लिए ये मौका था कि कश्मीर की कमेटी जो हमारी नेशनल असम्बली की है उसको बड़ा एक एग्रेसिव रोल पेश करना था, लेकिन मुझे उस फ्रंट पे कुछ नहीं नज़र आया और ये एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को अब भी, क्योंकि अप्रेजिंग तो अभी भी है, ज़्यादतियाँ मज़ालिम अभी साथ चल रहे हैं, तो उसमें उस कमेटी को अपना किरदार अदा करें जो भी फोरम उनके पास अवेलेबल है ताकि उनकी आवाज़ को मज़ीद आप सपोर्ट दे सकें। जी मैं समझ ये भारतीय जारियत है जो मज़ालिम है जो नियत कश्मीरियों के साथ बेगुनाह कश्मीरियों को जो जिस तरह वो कर रहे हैं, तो पूरे दुनिया को इसमें मैं समझ इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को भी इसमें जागना चाहिए
और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यूएन में जो खिताब था वो भी उसका तारीफ़ी था। और इस अभी जो उसने बात की है कश्मीर, हमारा पाकिस्तान समझता है वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो भारत जो भी कुछ कर रहा है, मैं समझता हूँ ये उसकी हठधर्मी है, ज़्यादती है, आम शहरी के मतलब उसके को इस तरह तशद्दुद करके मार देना, नौजवानों को कत्ल करना, औरतों को, नेते मासूम बच्चों को, इससे बड़ी जारियत और कहाँ हो सकती है दुनिया में जो कश्मीर कर रहा है। तो हम पाकिस्तानी हम पूरे पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है। जी अच्छा, टर्की के हवाले से बात करते हैं कि बड़ी सारी चेंजेस आ रही हैं और स्पेशली वहाँ पर जो है मीडिया के ऊपर भी बड़ा जो है नोटिस लिया जा रहा है। जी लेकिन टर्की में आज की जो इतलात हैं, कल उनकी टर्की की जो काउंसिल है, यास उसको कहते हैं, सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल, उसका 5 घंटे इजलास हुआ था और उसमें तमाम अफवाज के बड़े अफसरान जनरल्स वगैरह ने शिरकत की और 149 जनरल्स को उन्होंने सैक करा है। 358 टोटल थे, आधे से ज़्यादा समझ लें लोगों को फारिग कर दिया है। 145 टीवी स्टेशंस एंड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर को वो बैन कर दिया गया है। टोटल 16,000 लोगों को उन्होंने डिटेन किया हुआ है और उस पर मुकदमात वगैरह चलेंगे और ये सब इमरजेंसी जो 3 महीने की थी उसके लिए किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके क्या रिएक्शन होते हैं ये आने वाला वक्त बतलाएगा। बहरहाल इसको बहुत सोच और समझ के हैंडल करना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह टर्की एक हमारा बहुत ही बातमाद दोस्त है। हमारी दुआ भी है कि टर्की में अमन हो, क्योंकि टर्की में अमन मुस्लिम उम्मा में अमन है और पाकिस्तान। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा या हमारे साथ है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। या तमाम मेहमानों को भी सलाम हो और खालिद साहब सुन रहे हैं तो उनको यकीनन मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। आपने नाजिया कश्मीर के हवाले से बात की, तो मैं कहूँगा कश्मीर तो डेफिनेटली इंशाल्लाह कभी ना कभी इसका जो उन्होंने जो उनकी आवाम के खून का तो रंग जरूर लाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिर वही, मुझे बड़ा अफसोस ये होता है कि आप यकीन करें, मैं अक्सर हम देखते हैं उनका मीडिया इतना जहर उगल रहा है नाजिया, इतना जहर उगल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पता है उस पर हमारे यहाँ वैसे तो लोगों की पगड़ियां उछालने का बड़ा रिवाज है, तमाम सियासतदानों की पगड़ियां मीडिया उछालता रहता है। लेकिन जहाँ काउंटर के आपको प्रोपेगेंडे का जवाब तो होना था, ये सारे खामोशों पे बैठ जाते हैं। वहां तो उनके इश्तिहार भी चल रहे हैं, वहां तो उनकी फिल्में भी चल रही हैं, सब कुछ ये चल रहा है। अच्छा, मेरा बेग साहब से ये सवाल है, बेग साहब मुझे ये बताइए कि एक तो ये ठीक है अभी इंडोनेशिया मामला हुआ, लेकिन कुछ लोग वहाँ पाकिस्तानी सऊदिया में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बेचारे उनके बहुत रो रहे हैं, ना वो निकल पा रहे हैं, ना उनको तनख्वाहें मिल रही है। तो आप बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आप समझते नहीं कुछ इनके लिए भी किया जाना चाहिए? देखिए उसमें सफारती सतह पे ये मैटर टेकअप किया गया है ये साहब, और हमारे जो एम्बेसी हैं, जो मिशंस हैं, उन्होंने ये वो पाकिस्तानीज हैं जिनको उनके ड्यूज नहीं दिए गए हैं और वो काफ़ी अरसे से वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इस पोजीशन में नहीं है। अब क्या वाया मीडिया निकाला जा रहा है कि ड्यूज देके इनको वापस भेजें। इसमें सफारत खाना उनसे कांटेक्ट में है, लेकिन सऊदिया का ये बहुत कम सऊदिया में ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे इतना अमीर मुल्क है और वहाँ पे सैलरी देने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है। तो इसमें अगर सऊदी हकाम, मेरी रिक्वेस्ट है, दाइम साहब भी हैं, यहाँ कौंसल जनरल हमारे दोस्त हैं, एम्बेसडर साहब भी हैं, कि सऊदी हुकूमत अपने तौर पे उनके ड्यूज दे के उन पाकिस्तानियों को, हमारे भाई हैं बहनें हमारे पास वापस भेज दें ताकि वो इन हालात से निकलें जो कर्ब के हालत में वहाँ टाइम गुजारा। जी बिल्कुल जी, कंटिन्यू करेंगे जी टर्की के हवाले से। जी मैं समझता हूँ तरक्की की जो अभी पोजीशन है, हमें हमारा जैसे बेग साहब ने कहा बातमाद दोस्त है और हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी दुआ भी है कि जल्दी अमन बहाल हो। और वो ही ज़ाहिर हमें उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कि टर्की एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसको जिस तरह जो इंटरनेशनल जो साजिशों का शिकार हुआ है उसको अल्लाह ने खैर किया कि वो उसने बचा लिया है। तो इंशाल्लाह वो ऐसे ही ज़िंदगी रवान दवा इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का और शो में तशरीफ़ लाने का। लेकिन